Hello friends, welcome to EduTap. So as you all know that the phase 1 of PFRDA grade A 2022 examination has already been conducted on 5th November 2022 and the phase 2 of this examination is to be conducted on 4th December 2022, which means you have hardly 22 to 23 days in your hand. तो इस टाइम को किस तरीके से आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेज 2, दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस सेशन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोसीड. But friends, before starting, those who are new here, do subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel to get the latest updates as well as the PDF of our YouTube session. The link of the Telegram channel is given in the description box below. Friends, those who have appeared for phase 1 of PFRD grade examination and also those who are planning to appear for SEBI grade examination, this session will be really helpful for them for the preparation of the examination, right? सो जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस जो है पीएफआरडी और सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन का वो ऑलमोस्ट सेम है. 95% सिलेबस सेम है एक्सेप्ट पेंशन वाला कंपोनेंट जो कि पीएफआरडी में एडिशनल कंपोनेंट है. तो अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, वो भी सेम है. सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, ये सेशन उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. और गाइस एक चीज हमने बहुत ही अच्छी चीज हमने ऑब्जर्व की है दैट यू गाइज स्पेंड टू मच टाइम ऑन इंटरनेट for gathering and collecting information with respect to the examination, right? But even after spending too much time, you are not able to gather the accurate as well as the reliable information. So we have understood the pain of students, and that is why we have released this guidebook for those who are preparing for SEBI grade A examination. इस गाइड बुक में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. इंफॉर्मेशन लाइक सेबी की हिस्ट्री क्या है, सेबी की रोल क्या है, हियरार्कीज क्या है सेबी में, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या है, सैलरी क्या है, प्रोफाइल क्या रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप सर्च करते हैं उसके बाद भी आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन, what are the resources for phase 2 examination, and also what are the resources for interview, and also guys 6 steps formula by following which you can clear this examination. So this is kind of bible for you for those who are preparing for SEBI grade A examination. इसके बाहर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है if you are aspiring to become a SEBI grade A officer. So guys, आपको इसको डाउनलोड करना है. This is completely free. You do not need to pay anything, but you need to do one thing. You need to go to the link given in the description box to download it. और इसको डाउनलोड करके आपको अपने स्टडी टेबल में रखना है गाइस, ठीक है? और इसके बाहर आपको फिर कहीं भी कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है. This is sufficient for you to become a SEBI grade A officer. Now let's proceed, friends. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फेज 1 ऑफ पीएफआरडी एग्जामिनेशन की, तो आपको पता है कि फेज 1 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और आपने प्रिपरेशन भी की होगी. बट वन थिंग दैट यू मस्ट नो दैट फेज 1 प्रिपरेशन विल नॉट बी सफिशिएंट एज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ फेज 2 विल हाई. ठीक है, तो आपने जो प्रिपरेशन की है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, बट सिर्फ उतनी ही प्रिपरेशन से आपको फेज 2 क्लियर नहीं होने वाला है. दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड. तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि डिफिकल्टी लेवल जो है फेज 2 में दैट विल बी हाई इफ यू कंपेयर दैट विद द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन. आप लास्ट ईयर भी देख सकते हैं और इस ईयर भी सेम चीज होने वाली है कि फेज 2 में डिफिकल्टी लेवल हाई रहने वाला है. तो आपको सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में डिटेल कवरेज के साथ प्रिपेयर करने हैं, राइट? ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. सेकंड थिंग इज all subject should be given equal importance, right? You are not supposed to skip any subject. आपको पता है कि पेपर 2 में 7 कंपोनेंट है आपके पीएफआरडी एग्जाम में. सो आपको सारे के सारे 7 कंपोनेंट्स इक्वली प्रिपेयर करने हैं. आपको कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है क्योंकि पीएफआरडी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो भी पूरा ट्राई करते हैं कि पूरे कंपोनेंट्स को बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट कर सके एग्जामिनेशन में. तो आप रिस्क नहीं ले सकते किसी भी कंपोनेंट को स्किप करने का, ठीक है? तो आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली बैलेंस्ड वे में कवर करने हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है. सो ये दोनों चीज आपके मन में क्लियर होना चाहिए बिफोर अपीयरिंग फॉर फेज 2 ऑफ दिस एग्जामिनेशन, राइट? नाउ अगर हम बात करें अब कि फेज 2 को किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, सो आपको मालूम है दैट फेज 2 कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और जो पेपर 2 होता है वो 7 कंपोनेंट 7 सब्जेक्ट्स का एक अम्ब्रेला होता है, राइट? तो उन चीजों को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंडिविजुअल पेपर्स. सो इफ वी टॉक अबाउट फेज 2 पेपर 1, सो दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट? अब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको मन में रखनी है गाइस कि आपको
ये पेपर स्किप नहीं करना है। जनरली हमारे मन में क्या परसेप्शन होता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम कर लेंगे, बट एग्जामिनेशन हॉल में वो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए, राइट। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इस पेपर को आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये पेपर आपको एज दे सकता है और आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकता है। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस पेपर, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर वन, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि आपको प्रिपेयर करना है। इफ यू वांट योर सिलेक्शन in the PFRD, then you have to prepare the paper one, that is descriptive English. Now question is कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको पता है कि पेपर वन में डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रेसी आता है और ऐसे राइटिंग आती है, राइट। इन तीनों ही कंपोनेंट के सबसे पहले आपको वीडियोस देखने हैं, एंड वीडियोस रिलेटेड टू द ग्राउंड रूल्स, जो कि गाइडलाइंस होती हैं इन तीनों कंपोनेंट को अटेम्प्ट करने की, दैट इज ऐसे, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके रूल्स क्या होते हैं वो आपको एकदम से क्लियर होने चाहिए, राइट। जनरली एस्पिरेंट्स को रूल्स की ही क्लैरिटी नहीं होती है कि अगर मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है, सो ऐसे मैं किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं, क्या मैं वहां पर पॉइंट्स यूज कर सकता हूं, किस तरीके से मुझे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखना चाहिए ऐसे में। इफ आई टॉक अबाउट प्रेसी, तो प्रेसी हमें कितने पैराग्राफ में कन्वर्ट करनी है, या हमें प्रेसी सिंगल पैराग्राफ में लिखनी है, उसको हमें कितने वर्ड्स में उसको हमें पूरा समराइज करना है। ये सारी चीजें जो रूल्स हैं, ग्राउंड रूल्स हैं, दैट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। इफ यू टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, पैराग्राफ यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए before appearing for phase 2 examination. So that is why the very first thing you need to do is you have to watch the videos related to the ground rules. ठीक है, ये सबसे पहला काम आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू द पेपर वन, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सेकंड थिंग इज यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करने हैं। व्हाई देयर इज अ नीड टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करने से आपको एक आइडिया लगता है, आप एक फ्रेमवर्क सेट कर पाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आपने वो माइंड सेट अपना पकड़ लिया, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द पेपर, राइट। देन उसके बाद नंबर थर्ड इज प्रैक्टिस। सो गाइस, प्रैक्टिस इज द की। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो चाहे वो किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का हो, चाहे वो कहीं पर भी, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में जहां राइटिंग की बात आती है, वहां प्रैक्टिस इज द की। सो प्रैक्टिस आपको करनी है राइटिंग की। प्रैक्टिस आप दो तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। नंबर फर्स्ट इज सेल्फ प्रैक्टिस एंड नंबर सेकंड इज मॉक टेस्ट, ठीक है। ये दोनों ही तरीके आपको इन दोनों तरीकों को ही कॉम्बिनेशन में रखना है। आप किसी एक को ऑप्ट नहीं कर सकते, यहां पर आपको दोनों ही तरीकों से प्रैक्टिस करनी है। नंबर फर्स्ट इज सेल्फ प्रिपरेशन, जो कि आपको डेली बेसिस पर करनी है, राइट। एटलीस्ट आप 30 to 45 मिनट्स अपने डेली स्पेंड करेंगे आज से, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। वो आपको स्पेंड करना ही करना है। उसमें आप ऐसे लिखें, उसमें आप प्रेसी लिखें, उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखें, वो आपके लिए मस्ट है। ये आपको डेली एक्सरसाइज करनी है सेल्फ प्रैक्टिस की। उसके बाद यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, ठीक है। इफ यू हैव मॉडल आंसर, देन यू हैव टू रेफर योर आंसर विद द मॉडल आंसर, और आपको देखना है कि व्हाट आर द एरियाज वेयर यू कैन इंप्रूव एंड व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन योर आंसर, ठीक है। तो वो आपको इवैल्यूएट करना है। सो सेल्फ प्रैक्टिस इज आल्सो रिलेटेड टू सेल्फ इवैल्यूएशन, ठीक है। वो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। व्हाई मॉक टेस्ट इज नेसेसरी? क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, तो वो फीडबैक जो आपको एक्सपर्ट्स देंगे, उसमें आपके और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। सो अगर हम बात करें सेल्फ प्रैक्टिस की, तो सेल्फ प्रैक्टिस से आप अपने मार्क्स 2 मार्क्स से 6 मार्क्स तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां से आप प्रॉपर इवैल्यूएशन करवा रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं एक्सपर्ट से, सो ये जो 6 मार्क्स हैं, आप इसको 9 मार्क्स तक ले जा सकते हैं, राइट। आउट ऑफ 10 में बात कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि आपको यहां पे सेल्फ प्रैक्टिस करना है ऑन अ डेली बेसिस, एंड यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको पूरा प्रॉपर एक टाइम फ्रेम में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और मॉक टेस्ट देने हैं, एंड एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट आपको देना है बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड। Then we generally focus on the content, right? So focus on grammar and spelling mistakes along with the content. Content, आपको पता है कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। क्योंकि जितनी ज्यादा आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं अपने पेपर में, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। सो अलॉन्ग विद द कंटेंट तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स पर भी ध्यान देना है। दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड। नंबर सेकंड इज अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स टू प्रैक्टिस। गाइस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं, उनकी जनरली एक ही प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें वो ऐसा बोलते हैं कीबोर्ड वहां पर अच्छे नहीं होते, कीज कई बार प्रेस नहीं हो रही थी, बहुत पुराने कीबोर्ड होते हैं। सो इस चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
2 से 3 कीबोर्ड जो कि बहुत ही पुराने कीबोर्ड है, पहले के हैं, उनको आप अरेंज करिए, उनमें प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, दैट इज सेल्फ प्रैक्टिस, वो आपको कहां करनी है, सिस्टम पर ही करनी है, कीबोर्ड की हेल्प से ही करनी है, क्योंकि एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, राइट। सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको 2-3 कीबोर्ड आपको अरेंज करना है और उन सारे ही कीबोर्ड पर आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे, राइट फ्रेंड्स। सो ये वाले पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है। तो ये पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए पॉइंट था। नाउ लेट्स मूव टू डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर फेज 2 पेपर 2, पेपर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। सो फेज 2 पेपर 2, नंबर फर्स्ट, यू नो दैट 7 सब्जेक्ट्स आर देयर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। सो इट इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड। तो हम बात करें अगर मैनेजमेंट की फेज 2 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर चीजें और ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हो जाती हैं, राइट। अगर हम कंपेयर करें फेज 1 से फेज 2 को, तो फेज 1 में चीजें डायरेक्ट होती हैं, फैक्ट बेस्ड होती हैं, वन लाइनर चीजें होती हैं, बट यहां पर जो है फेज 2 में अगर हम बात करें मैनेजमेंट वाले कंपोनेंट की, सो इट इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। इसका हम सैंपल भी देख सकते हैं यहां पर। ये लास्ट ईयर जो पीएफआरडी फेज 2 में क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चन है गाइस। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए, दे आर मोर एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, जो कि डायरेक्ट नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो इफ यू हैव क्लैरिटी, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरीज, द कांसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दीज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू प्रिपेयर द मैनेजमेंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंस वी नो दैट इन फेज 2 इट इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। सो उसके लिए क्या करना होगा, यू नीड टू गो थ्रू द कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज इन डिटेल, ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट। तो जब भी आप कोई कंसेप्ट मैनेजमेंट में कवर करेंगे, जब भी आप कोई थ्योरीज कवर करेंगे, तो उसका आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको देखना ही है, साथ में उसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देखना है कि इसको अगर हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई थ्योरी आपने पढ़ी है, सो आपको उसको एग्जांपल के हेल्प से समझना है कि अगर मैं एग्जांपल के हेल्प से समझूं तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि अगर एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन, ये थ्योरी आती है, सो उसको किस तरीके से मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, राइट। सो आपको उस तरीके से कवर करना है, जो भी कंसेप्ट और जो भी थ्योरी यू आर गोइंग टू कवर इन मैनेजमेंट, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू कवर इट बोथ थ्योरेटिकली एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कवर करनी है। देन गाइस, रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेफर करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करने से आपको पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन किस थ्योरी से या किस कंसेप्ट से आ रहे हैं। तो वो आपको हर केस में, हर सब्जेक्ट में, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करने ही करने हैं। देन मॉक टेस्ट, गाइस मॉक टेस्ट इज द की। जैसा कि हमने बोला प्रैक्टिस इज द की, उस तरीके से मॉक टेस्ट के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के थ्रू ही आप यहां पर एक्सेल कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई गाइस यू हैव टू रिमेंबर दैट आपको मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं बिफोर द एग्जामिनेशन। So this was about the management. Now, if we talk about company law, so company law is more factual in nature. ठीक है, अगर हम बात करें company law की, तो ये more factual है। अगर हम phase 2 में बात करें इसकी, तो so नंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो नीड टू गो थ्रू द प्रोविजंस इन डिटेल। आपको जो कंपनी लॉ में जो भी प्रोविजंस है, जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में है, उनको प्रोविजंस को बहुत ही डिटेल में कवर करना है। सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल थिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि किसी सेक्शन में, किसी प्रोविजन में मेंशन है, तो आपको उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी होनी चाहिए और इसका मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट जो है, क्योंकि वो लॉ है, वो एक एक्ट है, सो इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। सो फॉर दैट गाइज यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, आपको उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। सो इंपॉर्टेंट सेक्शंस नीड टू बी रिमेंबर्ड, ऑल्सो फैक्चुअल प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी प्रोविजन में अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और आपको सेक्शंस भी याद रखने हैं, क्योंकि जनरली फेज 2 में सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो व्हाट आर जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर। Then again, same refer PYQs, you have to refer the previous year question, and also along with that you have to attempt mock test, ठीक है, mock test आपको देना है। So, अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर फेज 2 में पूछा गया था पीएफआरडीए के, दैट द कैग अपॉइंट्स द ऑडिटर एज पर सेक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली सेक्शन ही पूछ लिया गया, राइट। सो इंपॉर्टेंट सेक्शन यू नीड टू रिमेंबर। अगर हम बात करें यहां पर, तो ये देख सकते हैं आप किसी प्रोविजन से सिंपली फैक्चुअल थिंग पूछ ले कि इनमें से कौन सा अकाउंट है, राइट। तो ये चीजें आप कब कर पाएंगे, व्हेन यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, तब ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी और आप इन चीजों को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। दो ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट इफ यू हैव रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स, देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन, राइट। Now, third component is economics. So, if we talk about economics, so it is more conceptual than factual. ठीक है,
ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। अगर हम बात करें फैक्चुअल भी है, बट अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इकोनॉमिक्स वाले कंपोनेंट में, तो आप उन चीजों को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी द एग्जांपल आल्सो। सो यहां पर देख सकते हैं द क्वेश्चन वाज अगेन, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर फेज 2 एग्जामिनेशन से है। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज filling the blanks to price. So here options are directly proportional, inversely proportional, not related, either A or B, none of these. ठीक है, तो दो ये फैक्चुअल आप बोल सकते हैं, बट अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इसकी, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट। सो इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इकोनॉमिक्स वाले पेपर में। सो अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, सो ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द मल्टीप्लायर फॉर्मूला इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहां पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्लियर है, उसके रिगार्डिंग जो भी उसका बेस है, जो भी उसका थ्योरी है, अगर आपको वो पूरा क्लियर है कंसेप्ट, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इन दिस केस यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, राइट। बस आपको वो चीजें अगर आपके माइंड में है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों को। नाउ द क्वेश्चन इज किस तरीके से प्रिपेयर करना है हमें इकोनॉमिक्स वाले कंपोनेंट को। सो यू नीड टू गो थ्रू द कंसेप्ट्स इन डिटेल। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, आपको उन्हें डिटेल में पढ़ना है और आपको ट्राई करना है कि वो कंसेप्ट आप समझ सके। ठीक है, यहां पे हमें चीजों को याद नहीं करना है, रादर हमें कंसेप्ट को समझने की ओर फोकस करना है। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट विल बी मोर हेल्पफुल देन मगिंग अप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखने पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, रेदर आपको अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस करना है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स वाले कंपोनेंट की, द सेम थिंग, यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस वॉज अबाउट इकोनॉमिक्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉस्टिंग, सो कॉस्टिंग वाले कंपोनेंट की अगर हम बात करें फेज 2 में क्या इंपॉर्टेंस है, तो फेज 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। सो यहां पर न्यूमेरिकल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट अलोंग विद द थ्योरी। तो अगर हम बात करें कॉस्टिंग वाले कंपोनेंट की, दो फेज 1 में जनरली थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, बट अगर हम बात करें फेज 2 में, तो न्यूमेरिकल को भी इक्वल वेटेज दिया जाता है, राइट। सो न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल कंपोनेंट आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्टिंग वाले पेपर के लिए, राइट। सो यहां पर topics like standard costing, marginal costing, budgeting are more important for numericals. So these topics are more important for numericals. So इसका ये मतलब नहीं कि theoretical point of view से important नहीं है. They are important for theoretical, from the theoretical point of view, but from the numerical point of view, these topics are very very important. तो आप जब भी इन topics को prepare करेंगे, so आपको numerical वाला जो aspect है वो भी mind में रखना है, right? So guys, आपको theory तो अच्छे से prepare करनी भी है, but costing के लिए आपको numerical भी अच्छे से prepare करने होंगे. Now the question is how to prepare. So guys, you need to go through the concepts in detail from the numerical point of view. ठीक है, तो आप जो भी थ्योरी कवर कर रहे हैं कॉस्टिंग वाले पेपर में, उसका आपको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी एक कहीं ना कहीं माइंड में रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है. एंड गाइस, आफ्टर दैट यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऑल्सो गाइस यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन. सो इफ यू सी द क्वेश्चन आज इन कॉस्टिंग वाले पेपर में, सो यहां पर देख सकते हैं लेवल इजी है. थ्योरी वाले कंपोनेंट भी यहाँ पर, बट न्यूमेरिकल वाले कंपोनेंट भी होते हैं एग्जामिनेशन में. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉस्टिंग में जनरली पूछे जाते हैं इन फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. तो आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है और आपको न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्टिंग वाले पेपर के लिए, राइट. नेक्स्ट इज फाइनेंस वाला पेपर. So it is easy in subject, it is easy in nature. Numericals are not asked in finance. So अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो जनरली ये इजी है, ठीक है, बट यहाँ पर काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती है. सो वैसे तो इजी है, लेकिन अगर आपने चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो वही चीज आपके लिए डिफिकल्ट बन जाती है, राइट. सो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो है वो जनरली नहीं पूछे जाते फाइनेंस वाले पेपर में. सो नाउ द क्वेश्चन इज आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनेंस वाला पेपर. सो यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट मल्टीपल टाइम्स एज मोर फैक्चुअल कंसेप्ट्स आर देयर. जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर फैक्चुअल कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, और जहां पर फैक्चुअल कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर मल्टीपल रिवीजन लगता है, राइट. लाइक कंपनी लॉ की अगर हम बात करें, वहां भी चीजें फैक्चुअली हैं, ठीक है, वहां पे आपको सेक्शंस, प्रोविजंस, फैक्चुअल थिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा. सेम इज द केस विद फाइनेंस, ठीक है. तो यहाँ पे आपको रिवीजन करना है कंसेप्ट का, एज देयर आर मोर फैक्चुअल कंसेप्ट इन फाइनेंस, ठीक है. तो यहां पर आपको सबसे पहले मल्टीपल रिवीजन पर ध्यान देना है. फिर यू गाइज यू हैव टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आल्सो यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट बिफोर द फेज 2 एग्जामिनेशन, राइट. सो दिस इज अबाउट द फाइनेंस. यहां पे कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो कि फाइनेंस में आए हैं. दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम. ठीक है, तो ये चीजें फैक्चुअल है. अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर पता है तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट. सो दैट इज वाई आपको कंसेप्ट को बहुत ही डीपली इन डेप्थ कवर करना पड़ेगा और मल्टीपल रिवीजन आपको करना पड़ेगा, राइट.
एक क्वेश्चन यहां पर और देख सकते हैं आप, हु गिव्स गारंटी टू एमएलआईज फॉर लोन अंडर गारंटीड इमरजेंसी लाइन स्कीम। तो यहां पर ऑप्शन है, राइट। सो अगर आपको ये चीजें पता है, फैक्चुअल इन नेचर है, इफ यू हैव क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस, देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट। अगर आपको नहीं है पता इसके बारे में तो आप उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर द नेचर ऑफ क्वेश्चंस अंडर फाइनेंस। अगर हम बात करें पेंशन सेक्टर सब्जेक्ट की, सो इट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट एज क्वेश्चंस आर इन डेप्थ इन नेचर। पेंशन की बात करें अगर स्पेसिफिकली फेज 2 एग्जाम के लिए, तो क्वेश्चंस बहुत डीप में आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल पूछी जाती है यहाँ पर। तो आपको जो भी चीजें पेंशन सेक्टर में कवर करनी है बहुत ही डीप में कवर करनी है। एंड क्योंकि ये एग्जाम जो है दैट इज पीएफआरडीए, दैट इज रिलेटेड टू पेंशन, so pension sector automatically becomes very important for the examination. So now the question is how to prepare it, right? अगर इसको हम prepare कैसे करेंगे? So you need to prepare एनपीएस, अटल पेंशन योजना एंड पेंशन स्कीम्स वेरी वेरी केयरफुली और बहुत डिटेल में आपको कवर करना है, ठीक है। इसका हम एग्जांपल भी देखते हैं। ये फेज 2 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दैट व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द असेट सर्विसिंग चार्ज मेड बाय कस्टोडियन अंडर द एनपीएस फॉर असेट इन कस्टडी। यहां पर ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कितने क्लोज ऑप्शन है। सो अगर आपको ये चीजें पता है तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बट आप देख सकते हैं किसी भी टॉपिक जो कि पेंशन से रिलेटेड है वहां से कितने डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं अंडर नेशनल पेंशन स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड एनपीएस अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, राइट। Then for resolving grievance related to NPS and Atal Pension Yojana, an ombudsman can award a compensation up to rupees, filling the blanks without the approval from PFRD. So guys, हम नेचर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो स्कीम से और एनपीएस से और एपीवाई से बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर, लेकिन बहुत डीप पूछा जाता है। तो आपको एनपीएस, अटल पेंशन योजना और पेंशन स्कीम्स बहुत ही डीप में कवर करनी है। एक एक माइन्यूट डिटेल को जो है आपको पता रहना चाहिए। इसी तरीके से उन्हीं माइन्यूट डिटेल में से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी इट, राइट। So this is what we were discussing, that how to prepare it. So you need to prepare national pension system, APY and pension schemes in detail. बहुत ही डिटेल में इनको कवर करना है अगर आप पेंशन सेक्टर वाला कंपोनेंट कवर कर रहे हैं। Then very minute details need to be mucked up, ठीक है। जो भी माइन्यूट डिटेल्स है उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका कोई लॉजिक नहीं होगा जनरली, ऐसे आपको वो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखनी है एंड यू हैव टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना है बिफोर अपियरिंग फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। So this was about pension sector. Now if we talk about commerce and accountancy, ठीक है, अगर हम बात करें commerce and accountancy की, so it is moderate to difficult as questions are mixture of theory and numerical are mostly lengthy and difficult, ठीक है। तो अगर हम बात करें commerce and accounts वाले पेपर की, so ये जो कंपोनेंट है ये थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है अगर हम बात करें फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी भी पूछी जाती है और यहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। बट जो न्यूमेरिकल का नेचर है, न्यूमेरिकल फेज 1 में भी पूछे जाते हैं और फेज 2 में भी पूछे जाते हैं। बट जो न्यूमेरिकल का नेचर फेज 2 एग्जाम में होता है वो बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है और डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल आते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट होते हैं और लेंदी बहुत होते हैं। तो अगर कोई चीज लेंदी होती है, आपको 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस कंपोनेंट इज quite moderate to difficult. Here you can see the example also. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। यहाँ पर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द असेट कवरेज रेशियो, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, देन ऑप्शंस दे दिए, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्ट इन टर्म्स में नहीं कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, रादर इज टाइम टेकिंग और बहुत ही लेंथी है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगेन वन एग्जांपल यू कैन सी हियर दैट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द असेट कवरेज रेशियो, ठीक है। असेट कवरेज रेशियो आपको यहाँ पर देना है, देखना गाइस। सेम भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया यहाँ पर, बट न्यूमेरिकल ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के केस में गाइस। तो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से फोकस करना है और न्यूमेरिकल को जो भी टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं वहां पर आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करना है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। सो यू नीड टू कवर द टॉपिक्स इन डिटेल फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक्स लाइक रेशियो एनालिसिस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी कवर्ड मोर फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये जो 3 टॉपिक्स है गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन 3 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि इनसे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वाले, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर that it is a mixture of theory as well as numerical part,
ठीक है, तो आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि जो फेज 2 का पेपर है वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट आएगा अगर हम कंपेयर करेंगे फेज 1 से। तो आपकी जो भी अभी तक आपने प्रिपरेशन की है वो डेफिनेटली आपका एक फाउंडेशन तैयार करेगी, बट आपको एडवांस लेवल में उस प्रिपरेशन को ले जाना है, चीजों को इन डेप्थ पढ़ना है ताकि आप फेज 2 क्लियर कर सकें, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया और आपको काफी कुछ पता चला होगा किस तरीके से इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।